डियर फ्रेंड्स, ESPCS एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है ओरिजिन ऑफ यूथ डॉर्मेट्री, अर्थात युवागृह की उत्पत्ति के कारण कार्य, प्रकार, महत्व, विशेषता, उद्देश्य एवं उपयोगिता। स्टूडेंट्स, यह प्रश्न बीपीएससी के आगामी आने वाले परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे पहले भी यह टॉपिक कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए आपसे आग्रह है कि टॉपिक को ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसे स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह जो टॉपिक है यह बीपीएससी में कई प्रकार से पूछा जाता है। यह टॉपिक इस रूप में भी पूछा जाता है कि जनजातीय समाज में युवागृह की उत्पत्ति के कारण क्या है, अथवा जनजातीय समाज में युवागृह के कार्य एवं प्रकार क्या है। अर्थात यह इस रूप में पूछा जाता है कि जनजातीय समाज में युवागृह के महत्व एवं उपयोगिता क्या है, अथवा जनजातीय सामाजिक संगठन को बनाए रखने में युवागृह का महत्व एवं उपयोगिता क्या है। प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि युवागृह के उद्देश्य। शॉर्ट नोट्स में भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो चलिए टॉपिक की ओर चलते हैं कि अनेक विद्वानों तथा मानव शास्त्रियों ने जनजातीय समाज में पाए जाने वाले महान सामाजिक सांस्कृतिक संस्था युवागृह के महत्व एवं उपयोगिता को निम्नलिखित अनेक कारणों के आधार पर स्पष्ट करने का प्रयास किया है। नंबर 1, बच्चों को विवाहित सदस्य से अलग रखने के लिए। विद्वानों का मत है कि बच्चों को रात में विवाहित सदस्य से अलग रखने के लिए ही युवागृह की उत्पत्ति हुई है। जनजातीय परिवारों में स्थान के अभाव के कारण घर के विवाहित सदस्य तथा माता पिता यह नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे रात में उनके यौन संबंधी क्रियाकलाप को देखें, इसलिए वे रात के समय में अपने बच्चों को घर से कुछ दूर ही रखना उचित समझा और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए युवागृह की उत्पत्ति हुई है। नंबर 2, निकटाभिगमन की संभावना को समाप्त करने के लिए। कुछ मानव शास्त्रियों का मानना है कि परिवार में निकट के संबंधियों के बीच यौन संबंधी संभावना को समाप्त करने के उद्देश्य से ही युवागृह की उत्पत्ति हुई है। नंबर 3, यौन संबंधी प्रशिक्षण तथा विवाह साथी का चुनाव। कुछ विद्वानों का मत है कि युवागृह का एकमात्र उद्देश्य यौन संबंधी प्रशिक्षण देने तथा विवाह साथी का चुनाव करना है, क्योंकि युवागृह में अधिक उम्र की लड़कियां प्रायः अपने से छोटे उम्र के सदस्यों को यौन संबंधी शिक्षा देती है और यहीं से वे अपने विवाह साथी का भी चुनाव करते हैं। शायद इसलिए युवागृह के प्रत्येक बात को गुप्त रखना प्रत्येक सदस्य के लिए अनिवार्य होता है। एल्विन के अनुसार मुड़िया घोटुल में वयस्क लड़कियां अपने से छोटे उम्र के लड़कों को यौन क्रिया की शिक्षा देती है। एल्विन इस बात पर बल देते हैं कि युवागृह में यौन संबंधी शिक्षा तथा शरीर संभोग एक आवश्यक अंग है। नंबर 4, यौन संबंधी निषेध पाए जाने के कारण। अनेक जनजातियों में कुछ खास एवं विशेष अवसरों पर यौन संबंधी निषेध पाए जाते हैं। ऐसी स्थिति में युवागृह स्त्रियों तथा पुरुषों को अलग अलग रहने की सुविधा प्रदान करता है। चूँकि यह पृथकता घर में संभव नहीं है, इसलिए शायद
स्त्रियां तथा पुरुषों के लिए अलग अलग युवागृह की स्थापना हो गई तथा बाद में यह युवागृह केवल अविवाहित लड़के तथा लड़कियों के लिए उपयुक्त माना जाने लगा। कुछ जनजातियों में कृषि के व्यस्त मौसम में अथवा ऋतुकाल के कुछ दिनों तक यौन संबंधी निषेध पाए जाने के कारण पुरुषों के लिए अलग आवास की व्यवस्था पाई जाती है। मुरिया गोंड जनजाति में जब तक नवजात शिशु का नाभि सूत्र सूख कर गिर नहीं जाता तब तक पुरुष अपने पत्नी के साथ नहीं सो सकता। नंबर 5, जादुई धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराने के लिए एक केंद्र के रूप में अनेक विद्वानों ने युवागृह के जादुई धार्मिक पक्ष पर बल दिया है। मानव शास्त्री शरद चंद्र राय ने ओरांव जनजाति के युवागृह धूमकुरिया के अध्ययन के आधार पर पाया कि ओरांव जनजाति में युवागृह शिकार में सफलता प्राप्त करने एवं युवकों की उत्पादक क्षमता यानी प्रजनन क्षमता को बढ़ाने के लिए तथा धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराने के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करता है। नंबर 6, सामाजिक सांस्कृतिक प्रशिक्षण के रूप में जनजातीय समाज में आधुनिक समाज की तरह स्कूल तथा कॉलेज जैसी कोई संस्था नहीं होती है। इसलिए युवागृह जैसी संस्था ही एक ऐसी महत्वपूर्ण संस्था है जहां सदस्यों को सामाजिक सांस्कृतिक जीवन से संबंधित अनेक कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है। युवागृह के वरिष्ठ सदस्य अपने से कनिष्ठ सदस्यों को विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक बातों की शिक्षा देते हैं। इस प्रकार से युवागृह के सदस्य सांस्कृतिक विरासत के रूप में आदर्श, मूल्य, परंपरा, ज्ञान आदि जो कुछ भी सीखते हैं वे अपने आने वाले भावी सदस्यों को भी सिखाते हैं। नंबर 6, मनोरंजनात्मक कार्य। युवागृह के सदस्य मानसिक तनाव से मुक्त रहकर मनोरंजन का भरपूर आनंद प्राप्त करते हैं तथा इस मनोरंजनात्मक गतिविधि के मूल में भी जनजातीय युवाओं को शिक्षित करने का उद्देश्य छिपा रहता है। नंबर 7, सामुदायिक कार्य। युवागृह के सदस्य सामुदायिक कार्य के अंतर्गत वे किसी को घर बनाने अथवा फसल की कटनी में भाग लेकर सहायता प्रदान करते हैं और इस सामुदायिक कार्य के बदले युवागृह के सदस्यों को सामूहिक भोज भी दिया जाता है। नंबर 8, राजनीतिक प्रशिक्षण। युवागृह के सभी सदस्य 2 वर्गों में विभाजित रहते हैं, वरिष्ठ सदस्य एवं कनिष्ठ सदस्य। वरिष्ठ सदस्य युवागृह के क्रियाकलापों को नियंत्रित करते हैं, साथ ही कनिष्ठ सदस्यों में अनुशासन तथा उत्तरदायित्व की भावना का विकास भी करते हैं तथा कनिष्ठ सदस्य द्वारा वरिष्ठ सदस्यों की सेवा करते हैं और उनके आदेशों का पालन भी करते हैं। नंबर 9, सुरक्षात्मक कार्य के लिए। जनजातियां साधारणतया जंगलों के बीच या उसके आसपास के क्षेत्र में निवास करती है। ऐसी स्थिति में हर समय खूंखार जानवरों के आक्रमण का भय बना रहता था। इसके अतिरिक्त उन पर पड़ोसी आक्रामक समूह के आक्रमण का भी खतरा बना रहता था। ऐसी स्थिति में जनजातियों के लिए यह आवश्यक हो गया कि उनके योग्य एवं युवा सदस्य एक साथ रहकर काफ़ी रात तक जागते रहें ताकि उनकी सुरक्षा हो सके। शायद इसी कारण से युवागृह के सदस्य प्रथा एवं परंपरा के रूप में रात में आग जलाकर उसके चारों ओर बैठकर हंसी मजाक तथा अन्य दूसरे तरीके से जागते रहने का प्रयास करते हैं। नंबर 10, सामुदायिक आवास के रूप में। सर्वश्री हडसन महोदय का मानना है कि युवागृह सामूहिक आवास का ही एक अवशेष रूप है। मानव अपने जीवन के प्रारंभिक स्तर पर एक सामान्य सामूहिक निवास में रहते थे, परंतु विकास के साथ साथ विभिन्न परिवारों ने अपना अपना अलग निवास बना लिया, परंतु सामुदायिक गृह का अस्तित्व बना रहा है।
इसलिए सामूहिक जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए गांव के सभी परिवार अपने अपने बच्चों को उसमें रात में सोने के लिए भेजने लगे, जो कालांतर में एक सामाजिक सांस्कृतिक शिक्षा के केंद्र के रूप में उभरकर सामने आया और युवागृह के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। इसके साथ यह प्रश्न समाप्त होता है। धन्यवाद।